बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मैंने जो रिमेनिंग पार्ट था हमारा इंटरनेशनल ऑपरेशन मैनेजमेंट का, उसके बकाया पार्ट को आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि सेंट्रलाइज प्रोडक्शन क्या होती है, डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है और लेआउट्स क्या होती है। इस बारे में हम आज पढ़ेंगे डिटेल से। बात करते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में। तो सेंट्रलाइज सिस्टम ये होता है कि आप एक जगह पे सारी प्रोडक्शन करने लगते हैं, वहाँ से फिर आप क्या करते हैं, वहाँ से आप अपनी सारी सप्लाई वगैरह इशू करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो एप्पल ने अपना जो प्रोडक्शन का जो सेटअप है वो सेंट्रलाइज़ किया और चाइना में सारी प्रोडक्शन कर रहा है, और चाइना से जो है वो फिर क्या कर रहे हैं, बाकी दुनिया के तमाम ममालिक को सप्लाई कर रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो इसके मुकाबले में डिसेंट्रलाइज सिस्टम ये होता है कि आप हर मुल्क के अंदर अपना अपना एक प्लांट लगा लेते हैं, रीजन के हिसाब से लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें टोयोटा की बात करें तो टोयोटा ने थाईलैंड के अंदर प्लांट लगाया हुआ है, उसके अलावा जापान के अंदर एक प्लांट है, अफ्रीका के अंदर प्लांट है। तो हर रीजन के हिसाब से यूएस ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर भी अपने अपने प्लांट है, उसी हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो हम देखेंगे कि सेंट्रलाइज प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है। सेंट्रलाइज प्रोडक्शन के अंदर ये होता है कि आपकी जो है आपके पास इकानमीज ऑफ स्केल आ जाता है। इकानमीज ऑफ स्केल इस तरह से आ जाता है कि आपको क्या करना पड़ता है, आप सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाता है, एक जगह पे करने लग जाते हैं। एक जगह पे करने लग जाते हैं, आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो आपकी ओवरऑल जो कास्ट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप जो है लो कास्ट पे जाते हैं। आपकी एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी भी होती है। अगर हम एप्पल की बात करें तो ग्लोबल स्ट्रैटेजी पे अप्लाई कर रहा है, एक ही प्रोडक्ट बनाया पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट पे भी असर होता है, डिपेंड करता है। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम भी हो सकती है, कम इस तरह से हो सकती है कि जी आप सारी की सारी एक जगह पे लेके आ रहे होते हैं तो आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा आ जाता है, आपके पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा आ जाती है, तो फिर आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। और इन सम केसेस ये ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि आपको एक हो सकते हैं कि आपको लंबे फॉर एग्जांपल अमेरिका से पार्ट लाने पड़ेंगे, चाइना लाने पड़ेंगे, तो आपकी कास्ट क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। इसके मुकाबले में अगर आप अमेरिका के अंदर पार्ट बनाने लगे और अमेरिका के अंदर ये संभल करने लगे तो फिर आपकी कास्ट, तो बुनियादी तौर पे जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो होती हैं वो मैटर करती हैं, और ये कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन के अंदर। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि जी टोयोटा ने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपना प्लांट्स लगाया हुआ है, उसके अंदर बुनियादी तौर पे ये होता है कि डिफरेंशिएशन की तरफ जा रहे होते हैं, आपकी फोकस स्ट्रैटेजी होती है, दूसरी मल्टीनेशनल स्ट्रैटेजी होती है, और बायर के प्रेफरेंसेस को आप देख रहे होते हैं कि हर मुल्क के अंदर बायर के प्रेफरेंसेस क्या हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो शायद यहाँ पे सेफ्टी या क्वालिटी नॉट सो इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे वो लोग किस बात पे काम कर रहे हैं कि लो कास्ट पे हम लोगों ने काम करना है। तो हर जगह पे बायर की जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो अलग अलग होती हैं, उसी हिसाब से आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हैं। और इसी तरह से अगर हम मैकडोनल्ड की बात करें तो मैकडोनल्ड का भी यही वाला सीन है कि इंडिया के अंदर क्या है, वो इंडिया के अंदर उसकी वेजिटेरियन उनका टेस्ट है। अगर आप दूसरे ममालिक के अंदर जाए तो ज़्यादातर मीट वगैरह पे फोकस कर रहा है। तो आपकी जो मल्टी नेशनल स्ट्रैटेजी होती है, आप बायर के प्रेफरेंसेस को देख के अपनी प्रोडक्शन को आगे लेके चल रहे होते हैं। इसी से रिलेटेड अगर हम देखें तो हमारे पास एक स्ट्रैटेजी ग्लोबल इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी होती है। इसमें हम दो चीज़ों के दरमियान हमारा ट्रेड ऑफ होता है, एक लोकल रिस्पॉन्सिवनेस को देखते हैं और एक को हम ग्लोबल इंटीग्रेशन को देखते हैं। देखा जाए तो इसमें हम चार हमारे पास ऑप्शन आते हैं, चार हमारे पास स्ट्रैटेजीज आती हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी होती है। एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजीज के अंदर हमारे पास लोकल रिस्पॉन्सिवनेस कम होता है और ग्लोबल इंटीग्रेशन भी कम होता है। अच्छा, थोड़ा सा हमें इसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। लोकल रिस्पॉन्सिवनेस से मुराद है कि एक मार्केट है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की मार्केट है, उसकी एक अलग से लोकल रिस्पॉन्सिवनेस है। चाइना जो है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिवनेस है, इंडिया के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिवनेस होगी। तो लोकल रिस्पॉन्सिवनेस से हम देखेंगे कि हर मुल्क के अंदर जो लोकल जो लोगों का वो है वो उसका रिस्पांस क्या है। और इंटीग्रेशन में हम ये देखेंगे कि हम एक जैसा प्रोडक्ट बनाएंगे सारी दुनिया के लिए, हम अलग अलग बनाएंगे। अब जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी के अंदर, एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी के अंदर हमारी लोकल रिस्पॉन्सिवनेस कम ही होती है। हम एक जगह पे बैठ के प्रोडक्शन कर रहे थे, एक दो ममालिक के अंदर हम चीज़ें भिजवा रहे थे, हम पूरी दुनिया को क्या नहीं कर रहे थे, फोकस नहीं कर रहे थे, बस सिर्फ एक ही दुनिया के एक से दो तीन ममालिक को कर रहे थे। यानी यहाँ पे हमारे पास लोकल रिस्पॉन्सिवनेस भी कम होती है और हमारे पास ग्लोबल इंटीग्रेशन भी कम होती है। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रैटेजी होती है जिसमें ग्लोबल इंटीग्रेशन ज़्यादा होता है लेकिन लोकल रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, कम होती है। मतलब आप एक सिंपल हम अगर मिसाल ले ले, आईफोन की मिसाल ले ले, तो एप्पल जो है सारी दुनिया के अंदर क्या कर रहा है, सेम स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रैटेजी को कर रहा है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास जो है ट्रांजिशनल स्ट्रैटेजी। ट्रांजिशनल स्ट्रैटेजीज़ के अंदर ये हो जाता है कि
हमारे पास ये आपकी ग्लोबल इंटीग्रेशन भी हाई हो जाती हैं और आपकी जो लोकल रिस्पॉन्सिवनेस भी ज़्यादा हाई हो जाती है। इसके अंदर आपको ये मसला बनना पड़ता है कि आप तो एक कास्ट कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ में आपने लोकल रिस्पॉन्सिवनेस को भी देखना होता है कि लोकल रिस्पॉन्सिवनेस भी उसी हिसाब से होना चाहिए। अगर हम देखें तो शायद फोर्ड इस मॉडल को अप्लाई करें क्योंकि चाइना के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को देखते हुए उसी हिसाब से क्या कर रहा होता है, चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी के अंदर हमारे पास ग्लोबल इंटीग्रेशन कम होती है, लेकिन हमारे पास जो है लोकल रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें तो फूड चेन के अंदर शायद ये वाली चीज़ हो सकती है, क्योंकि फूड चेन के अंदर लोगों का जो टेस्ट होता है, अगर यूरोपीय ममालिक के अंदर देखा जाए या मुस्लिम ममालिक के अंदर देखा जाए, तो हर एक का टेस्ट अलग अलग होता है। तो वहाँ पे हम लोग ये वाला मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, प्रोसेस प्लानिंग के अंदर फिर हम देखते हैं कि जी अगर हम प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, तो हमारे पास भी दो तरह के होते हैं। एक में या तो हम लो कास्ट पे जा रहे होते हैं या डिफरेंशिएशन पे जा रहे होते हैं। लो कास्ट के अंदर क्या होता है, लो कास्ट के अंदर होता ये है कि हम लोग लार्ज स्केल कर रहे होते हैं, हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ साथ हमारी फोकस जो होता है वो एफिशिएंसी पे होता है। इसके मुकाबले में जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन अगर हमारी स्ट्रेटजी है ओवरऑल, तो हमारी कोशिश देखते हैं कि हमारे पास स्किल्स लेवल क्या है, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी हमारे प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर है कि नहीं, हम कस्टमाइज चीज़ें बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अच्छा, जब हम लो का स्ट्रेटजी देखते हैं तो हम लोग तीन चीज़ों को देख रहे होते हैं। हम स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जा रहे होते हैं कि एक ही चीज़ बनानी, सारी दुनिया को बनानी। ये याद रखिए, जब भी आप स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाने लग जाएंगे तो स्टैंडर्डाइजेशन का फ़ायदा क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन का फ़ायदा ये होगा आपकी ओवरऑल कास्ट कम होगी। तो इसके बाद ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्शन का जो है साइज़ जो होता है, जो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक हो। ऑटोमेटिक से ये होगा कि टोटल कास्ट हमारी कम हो जाएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके अलावा हम देखते हैं कि लार्ज बैचेस होते हैं। जब भी आप हमेशा के लिए याद रखें, जब आप बैच साइज़ बड़ा करते हैं तो बैच साइज़ की वजह से आपकी कास्ट क्या होती है, कम होती है, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। पर यूनिट कास्ट आपकी कम हो जाती है, आपका सेटअप कास्ट जो आप चेंज ओवर करते हैं वो कम हो जाती है। इसके मुकाबले अगर डिफरेंशिएशन में देखते हैं तो हम एडेप्टेड देखते हैं कि मार्केट की क्या डिमांड है, उसी मार्केट के हिसाब से हम लोग एडेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो होता है यहाँ स्मॉल स्केल्स होती है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते हैं, और क्योंकि हमारे पास वैराइटीज़ ज़्यादा होती है। जब आपके पास वैराइटीज़ ज़्यादा होती हैं तो आपकी प्रोडक्शन कम होती है, लेकिन जब आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन होती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। नुकसान इसका आप ये कह सकते हैं हायर कास्ट होती है, क्योंकि आपको बार बार कस्टमर के हिसाब से चेंज ओवर करना पड़ता है, चीज़ों को मैनेज करना होता है, तो आपकी कास्ट ज़्यादा होती है। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे जो कंपनीज जो ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो कर रहे थे डिफरेंशिएशन को, तो फिर वो क्या करते हो, प्रीमियम प्राइसेस चार्ज करते हैं, उसी हिसाब से अपने प्रॉफिट का मार्जिन लेती हैं। अच्छा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं।